हांडी। और रात को कान्हा के जन्म का इंतजार। देश भर में जन्माष्टमी के जश्न के बीच शिमला से आई एक कान्हा की मौत की खबर। जन्माष्टमी पर एक युग के अंत की ये दर्दनाक दास्तान है। ये 14 जून को गायब हुआ था मेरा बच्चा। एक हफ्ते बाद उन्होंने मार दिया। शिमला की इस यशोदा से आखिर उसका कान्हा किसने छीना? चंद्र शर्मा नाम का आरोपी जो है वो घात लगाए बैठा था पहले से ही, और फिर जब युग यहाँ तक पहुँचता है, इस जगह तक, 2 साल तक पानी की टंकी में क्यों मरता रहा कान्हा? ऐसे बोलते थे। वो उन्होंने वहाँ पे क्लस्टन में एक पानी की टंकी है, टैंक बड़ा था, वो पत्थर से बांध के मेरे बच्चे को उसमें डाल दिया था। मौत के 2 साल बाद कैसे पता चला कान्हा पानी की टंकी में है? ये बहुत जघन्य हत्या हुई है और उसमें जो कड़ी सख्ती से कड़ा कानून दंड जो है वो दिया जाए। कान्हा का कोई नहीं रखवाला रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। कान्हा का कोई नहीं रखवाला रे। जन्माष्टमी पर एक तरफ देश कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी ओर शिमला में 2 साल से अपने कान्हा के इंतजार में एक माँ आज तड़प रही है। इंतजार करती रही माँ को कान्हा का शव मिला है। ये दर्दनाक दास्तान 4 साल के युग के अंत की है। 2 साल पहले युग को कुछ लोगों ने फिरौती के लिए किडनैप किया, लेकिन पकड़े जाने के डर से मार डाला। इतना ही नहीं, शव को पत्थर से बांधकर वो पीछे पानी की टंकी आप देख रहे हैं उसमें फेंक दिया। हैरानी की बात यह है कि 2 साल तक बच्चे का शव पानी की टंकी में सड़ता रहा और नगर निगम को भनक तक नहीं मिली। 2 साल तक लोग उस टंकी का गंदा पानी पीते रहे। आज अगर युग जिंदा होता तो उसकी माँ इस तरह नहीं रोती। ये माँ भी अपने नन्हे से युग को कान्हा की तरह सजाती, धूमधाम से जन्माष्टमी मनाती। लेकिन शिमला की इस यशोदा का कान्हा यानी युग अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बुरी खबर पूरे परिवार को युग के अपहरण और मर्डर के 2 साल बाद जाकर मिली है। ये 14 जून को गायब हुआ था मेरा बच्चा। एक हफ्ते बाद उन्होंने मार दिया, पुलिस वालों की स्टेटमेंट थी। 14 जून 2014, शिमला, हिमाचल प्रदेश। 4 साल का युग रोज की तरह अपने परिवार के साथ घर में मौजूद था, लेकिन शाम ढलते ढलते युग लापता हो गया। हर जगह ढूंढा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। दिन महीनों में बदले और महीने साल में। जांच पुलिस से सीआईडी के पास पहुंच गई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा।
यहाँ पर जो है चंद्र शर्मा नाम का आरोपी जो है वो घात लगाए बैठा था पहले से ही, और फिर जब युग यहाँ तक पहुंचता है, इस जगह तक जब वो युग पहुंचता है तो उसे वो चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता है। युग के परिवार से चिट्ठियों के जरिए भारी भरकम फिरौती मांगी जाने लगी और फिरौती ना देने पर युग की 2 बहनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मेरी बेटियों को मारने की धमकी दी थी लेटरों में, उनको लेटर में आया था फिरौती में। अब 2 साल बाद युग का सुराग मिला है, लेकिन इस मामले में जो खुलासे हुए हैं वो काफी हैरान और परेशान करने वाले हैं। गुप्ता परिवार के पड़ोसी और इस मामले के मुख्य आरोपी चंद्र शर्मा पर विनोद गुप्ता को शक हुआ। इसकी जानकारी सीआईडी को दी गई। 14 जून 2016 को सीआईडी ने शक के आधार पर चंद्र शर्मा और उसके एक साथी तेजेंद्र पाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। 8 जुलाई को सेशन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत भी दे दी। सेशन कोर्ट ने जब इनको बेल करी वो बहुत गलत था, सीआईडी वालों ने ये बोला। सेशन कोर्ट ने जज ने बेल बहुत करनी नहीं थी, उसमें लिखा हुआ था फाइल, फिर भी उसने बेल कर दी थी। 3 लोग हैं ये, चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल और तीसरा विक्रांत ठाकुर। जुलाई 2016 में युग के पिता ने हाईकोर्ट से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। हाईकोर्ट ने राज्यपाल से जवाब मांगा। इसके बाद केस की जांच में तेजी आई। आरोपियों से फिर पूछताछ की गई। इस बार आरोपी चंद्र शर्मा और तेजेंद्र पाल ने जुबान खोली और उस घर का पता बताया जहां बच्चे को रखा गया था। जब इनको नार्को के लिए लेके गए थे तभी से इनका ड्रामा शुरू था। इन्होंने किया हुआ था, इनके माँ बाप को सबको पता था, मगर इन्होंने साथ दिया बच्चों का अपने। 20 जुलाई 2016 को घर से कई सबूत सीआईडी के हाथ लगे। 17 अगस्त को फिर घर की छानबीन की गई। इस बार विनोद गुप्ता भी साथ थे। बच्चे की चप्पल मौके से बरामद हुई। अब सख्ती और बढ़ाई गई तो दोनों आरोपियों के तीसरे साथी विक्रांत बख्शी के बारे में पता चला। 21 अगस्त को विक्रांत को भी हिरासत में लिया गया। विक्रांत ने पूरा सच उगल दिया। वो उन्होंने वहाँ पे क्लस्टन में एक पानी की टंकी है, टैंक बड़ा था, वो पत्थर से बांध के मेरे बच्चे को उसमें डाल दिया था और वो मेरा बच्चा वहीं पे था। विक्रांत ने बताया कि 14 जून 2014 को युग के किडनैपिंग के 1 हफ्ते बाद उसे मार दिया गया था और शव को पत्थर में बांधकर पानी की टंकी में फेंक दिया। आज सीआईडी की टीम ने तीनों आरोपियों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हमें सरकार से जल्दी इसको फास्ट ट्रैक में डाला जाए। जल्दी से जल्दी इनकी दुकानें नहीं खुलनी चाहिए जब तक कोई फैसला नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 2 साल बाद जाकर सीआईडी इस केस को सुलझा सकी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है कि 2 साल से इलाके के लोग गंदा पानी पीते रहे, वो भी तब जब शिमला में बड़ी संख्या में लोग पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं। टैंक में जो लाश मिली है उसमें पानी जो है वो कितने लोगों ने पिया होगा, कब वो लाश उसमें पड़ी है, किस प्रकार का पानी जो है शिमला की जनता को दिया है, इस मसले को लेकर के जो है वो मैं कॉल अटेंशन नोटिस आज ही दे रहा हूँ। युग के परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी दी जाए और परिवार को शहर से निकाला जाए। न इनको यहाँ पे रहने लायक है। इनके माँ बाप को सबको पता है, ये सब इस पाप के भागीदार हैं। सारे मेरे बच्चे के मारने के भागीदार हैं सब लोग। मामले की गूंज शिमला विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार पर मामले को संभालने में लापरवाही का आरोप लगाया है। चाहेंगे ये बहुत जघन्य हत्या हुई है और उसमें जो कड़ी सख्ती से कड़ा कानून दंड जो है वो दिया जाए, जो कि कानून में निर्धारित है। हम चाहेंगे ये इसका जल्दी से जल्दी वो फैसला हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए। युग का परिवार बस इतना ही चाहता है कि युग के गुनहगारों का पता लगाने में पुलिस ने जितनी देर की, उतनी देर उन्हें सजा देने में ना हो। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूह कांप जाती है सोचकर कि बच्चा तो वहां टैंक में ही था, उसका शव जो था वो वहीं था और पता ही नहीं लगा। उधर सिस्टम की शव यात्रा निकली। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देगी। ये दोनों तस्वीरें ओडिशा की है। पहली तस्वीर में आपको उस शख्स की
कहानी साफ झलक रही है, नजर आ रही है, जिसे पत्नी के शव को घर तक ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। वो अपने कंधे पर पत्नी का शव लादकर घर के लिए निकलता रहा। बच्ची सुबकती रही, साथ में चलती हुई रोती रही। साथ में उसकी 12 साल की ये बच्ची को भी आप देख लीजिए। और दूसरी तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है। यहाँ 2 लोग एक बांस पर बोरी से बांधकर बुजुर्ग महिला का शव ले जा रहे हैं। अज्ञात शव के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है ये आपके सामने तस्वीर में है। जीती जागती बांधी है। बुजुर्ग महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इसके बाद रेलवे पुलिस ने शव के साथ कैसा सलूक किया वो आप देख रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में अब रेलवे पुलिस से जवाब मांगा है। आपको याद दिला दूं, ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने फरवरी में महापरायण योजना की शुरुआत की थी। ये योजना क्या है? इसमें शव को सरकारी अस्पताल से मृतक के घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलती है। परिवहन की ये व्यवस्था है। लेकिन ओडिशा के दाना मांझी के लिए जब सरकार की ये योजना ही काम नहीं आई तो फिर क्या काम आएगा? ये योजना नहीं, अपना कंधा उनके लिए काम आया। सिस्टम की शव यात्रा इसे ना कहें तो और क्या कहें, आप बताइए। आप देखने जा रहे हैं सिस्टम की शव यात्रा। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस एक तस्वीर की कई कहानियां हैं। पहली कहानी ये कि एक पति के कंधे पर पत्नी का शव है। पति पत्नी का शव लेकर पैदल चला जा रहा है, साथ में मासूम सी बिटिया है। दूसरी कहानी ये कि देश के एक गरीब, मजबूर लेकिन जिम्मेदार नागरिक के कंधे पर हमारे सिस्टम की शव यात्रा निकल रही है। सिस्टम की शव यात्रा ही तो है ये। जरा सोचिए, जो देश दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश बन चुका है, उस देश में एक नागरिक को अस्पताल से अपनी पत्नी का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिलती। मजबूरन उसे कंधे पर शव लेकर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पत्नी का शव लेकर पैदल चल रहे इस व्यक्ति का नाम दाना मांझी है। ओडिशा के कालाहांडी के मेलघारा गांव में रहने वाले दाना मांझी पत्नी को इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर भवानीपटना के जिला अस्पताल ले गए थे। मांझी की 42 साल की पत्नी लंबे वक्त से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। अस्पताल में ही मांझी की पत्नी की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने दाना मांझी से पत्नी का शव जल्दी ले जाने को कहा, लेकिन मांझी को अस्पताल वालों ने न एम्बुलेंस दी न मॉर्चरी वैन। अगर वहां योजना है एम्बुलेंस दिया जाएगा और सब वहां गाड़ी दिया जाएगा। अगर नहीं मिली और 10 किलोमीटर पैदल चल के आया है, इंक्वायरी क्या करना है, कार्रवाई होनी चाहिए। मजबूरन रात के 3 बजे दाना मांझी ने अपनी पत्नी का शव कंधे पर उठाया और 10 किलोमीटर तक पैदल चले। बीच बीच में शव को जमीन पर रखते, थोड़ी देर सांस लेते और फिर शव उठाकर आगे बढ़ते। इस दौरान उनकी 12 साल की बेटी भी रोती रोती साथ चल रही थी। दाना मांझी को कंधे पर पत्नी की लाश ले जाते देखकर किसी ने कलेक्टर को सूचना दी, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर मांझी को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। लेकिन दाना मांझी के पास एम्बुलेंस पहुंचने तक मांझी पत्नी के शव के साथ 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। लेकिन गांव पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर का रास्ता अब भी बचा था और एम्बुलेंस पास में खड़ी थी। दाना मांझी पत्नी के शव के साथ एम्बुलेंस में सवार हुए और गांव पहुंचे। हमारा सिस्टम किस हाल में है और कितना मददगार है, इस सवाल का जवाब यकीनन आपको ओडिशा के इस मांझी की रुला देने वाली कहानी से मिल गया होगा। मैं सच बता रही हूँ, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये सिस्टम की शव यात्रा।